Hey guys, welcome to Musty Classes 2.0. If you are new, please hit that bell icon and subscribe. Don't forget to smash that like button and write your opinion in the comment section down below. Hope you enjoy the video और इस क्लास में सीखेंगे और मस्ती करेंगे। आप बताइए, कोई आपसे आकर डायरेक्ट वोट मांगना शुरू कर दे तो आप दे दीजिएगा वोट? नहीं। लेकिन वही व्यक्ति क्या करे कि पहले आपका जितना भी पोल वगैरह पर लाइट खराब हुआ सब लाइट बदलवा दे, समझ में, आपका सड़क उड़क जहाँ हुआ सब मरम्मत करा दे, आपके घर द्वार में किसी का तबियत खराब हो रहा है तुरंत आपके यहाँ आकर एम्बुलेंस भिजवा कर आपका इलाज करवा दे। अब वो राजनीति में खड़ा हो रहा है और कह रहा है चलिए हम राजनीति में खड़े। बताइए वोट किसको दीजिएगा? जो सब काम कराया है। सेम यही दिमाग कौन लगा दिया? नेपोलियन। बोला पहले जनता का हम क्या कर देते हैं, भलाई कर देते हैं, उसके बाद से हम राजनीति में प्रवेश करेंगे तो जनता कहेगी हाँ नेपोलियन अभी राजा नहीं बना है, कितना बढ़िया कार्य कर रहा है, तो राजा बन जाएगा तो कितना बढ़िया। नेपोलियन को क्या हो गया? इसका घमंड हो गया, समझ में हो गया। और जब भी अगर थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर घमंड आ गया, समझिए आपका बर्बादी वहीं से क्या हो गया, शुरू हो गया। नेपोलियन के अंदर घमंड आ गया कि भगवान लगता है फ्रांस का नहीं पूरे दुनिया का उद्धार करने के लिए हमको भेजा है, चलो अगल बगल का भी उद्धार करते हैं। इंडिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। और मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी आदमी था। उसका कहना था कि लोगों के ऊपर शासन करो लेकिन उनका भलाई मत करो। इतना छोटा शासक था ये, समझ में आया? लोगों से लूट लूट के खाओ लेकिन लोगों को मत दो। कितना छोटा शासक था, चोर था एक नंबर का, समझ में आया? तो वियना का संधि का ड्रामा बढ़िया था। लुई सोलवा जैसा ही खतरनाक नहीं था, क्योंकि इसके अंदर भय व्याप्त था कि हमारे जो दादाजी थे वो कैसा काम किया था, तो उनको गिलोटिन पर चढ़ा के मेहरारू सही से मार दिया था सब। मेहरारू समझते हैं ना, वाइफ को भोजपुरी में मेहरारू कहा जाता है। समझ में आया? जय हिंद। अब नेपोलियन के बारे में चलते हैं। फ्रांस का क्रांति क्या हो गया? खत्म। फ्रांस का क्रांति क्या हो गया? खत्म। लुई सोलवा क्या हुआ? मारा गया। तो लुई सोलवा के बाद से कोई ना कोई तो राजा बनेगा। और जब लुई सोलहवां जब फ्रांस का क्रांति हो रहा था 1789 में, उसी समय एक बच्चा था मात्र 21 वर्ष का। कितना वर्ष का? 21 वर्ष का एक बालक, बालक नहीं कहेंगे, युवा, 21 वर्ष का एक युवा फ्रांस की राजनीति में प्रवेश करना चाहता था, कोशिश कर रहा था। उस युवा का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसका जन्म कब हुआ था? जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त। लेकिन हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ था, इसका जन्म 1769 में हुआ था, यानी हमारे 200 साल पहले। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो 15 अगस्त, ये डेट मत याद, डेट हमारा जो देश अगस्त है, केवल आप इसवी याद रखिए। 1769 कब इसका जन्म हुआ था? 1769 में। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को इसका क्या हो गया? जन्म हुआ। और 1789 में फ्रांस का क्या हो रहा है? क्रांति। यानी कितना वर्ष का होगा ये? देखिए तब 20 साल, लगभग 21 साल। समझ में आया? तो 21 वर्ष का युवा जिसका नाम क्या था? नेपोलियन। यही है नेपोलियन, देख लीजिए। समझ में आया? बढ़िया था। इसको महान सिपाहियों में गिना जाता है। समझ में आया? क्योंकि ये एक भी युद्ध को हारा नहीं था, क्योंकि ये युद्ध करने से पहले उसका खूब बढ़िया रणनीति बनाता था कि कौन सैनिक किधर से जाएगा, किस तरह से कैसे अटैक किया जाएगा, कौन किधर से मारेगा। समझ में आया? और इस तरह से ये युद्ध क्या होता था? जीत जाता था। तो ये युद्ध करने से पहले उसका क्या बनाता था? रणनीति बनाता था। समझ में आया? तो मात्र 21 वर्ष का जो युवा था वो फ्रांस की राजनीति में प्रवेश करने का क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। और इसमें ये क्या हो गया? सफल भी हो गया। चलिए देखते हैं। इसका बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्टो था। फ्रांस की क्रांति का सेनापति के रूप में क्या कर रहा था? काम कर रहा था। जब फ्रांस में क्रांति हो रहा था तो ये फ्रांस में कौन सी के रूप में कार्य कर रहा था? सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था। और जब देखा कि लुई सोलवा का गद्दी हट रहा है तो ये सोचा कि अब हम क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। फिर बोला अगर हम डायरेक्ट राजा बनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई कहेगा ये सेनापति क्या है राजा बना है जी, हटाओ हटाओ इसको, दूसरे किसी को राजा बना। तो बोला इससे पहले हम जनता का कुछ क्या करते हैं? भलाई करते हैं। आप बताइए, कोई आपसे आकर डायरेक्ट वोट मांगना शुरू कर दे तो आप दे दीजिएगा वोट? नहीं। लेकिन वही व्यक्ति क्या करे कि पहले आपका जितना भी पोल वगैरह पर लाइट खराब हुआ सब लाइट बदलवा दे, समझ में, आपका सड़क उड़क जहाँ हुआ सब मरम्मत करा दे, आपके घर द्वार में किसी का तबियत खराब हो रहा है तुरंत आपके यहाँ आकर एम्बुलेंस भिजवा कर आपका इलाज करवा दे। अब वो राजनीति में खड़ा हो रहा है और कह रहा है चलिए हम राजनीति में खड़े। बताइए वोट किसको दीजिएगा? जो सब काम कराया है। तो जनता भी किसकी भूखी है? काम की भूखी है। अगर जनता का देख रहा है कि अभी नहीं जीता है तो इतना काम करा रहे, तो जीतेगा तो कितना काम कराएगा। सेम यही दिमाग कौन लगा दिया? नेपोलियन। बोला पहले जनता का हम क्या कर देते हैं? भलाई कर देते हैं, उसके बाद से हम राजनीति में प्रवेश करेंगे तो जनता कहेगी हाँ नेपोलियन अभी राजा नहीं बना है, इतना बढ़िया कार्य कर रहा है, तो राजा बन जाएगा तो कितना बढ़िया कार्य करेगा। समझ में आया? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति का सेनापति के रूप में कार्य कौन कर रहा था? नेपोलियन। इतिहास के में इसका सबसे महान सेनापति के रूप में गिना जाता है। समझ में आया? 1789 में फ्रांस की राजनीति में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। और इस तरह से जनता के बारे में बहुत अच्छा कार्य किया। और 18 मई 1804 को, कब? 18 मई 1804 को ये राजगद्दी पर बैठकर और क्या बन गया? राजा बन गया। यानी लुई सोलहवां के बाद से राजा कौन बना? नेपोलियन।
समझ में आया। और नेपोलियन जैसे ही राजा बना बोला कि जितना पुराना नियम कानून है सब खत्म, लुई 16वां खत्म, तो उसके साथ साथ उसका नियम कानून भी जला दो। लुई 16वां जिस तरह से जला दिया गया उसी तरह से उसका नियम कानून भी क्या कर दो, जला दो। और अब एक हम नया नियम कानून निकालेंगे और इस नया नियम कानून को ही क्या कहा जाएगा, नेपोलियन संहिता। क्या कहा जाएगा, नेपोलियन संहिता। तो जब 1804 को वो सम्राट बना तो अपना एक अलग कानून बनाया जिसे क्या कहते हैं, नेपोलियन संहिता कहा जाता है। अब नेपोलियन संहिता में क्या कहा गया था, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात बोला गया था नेपोलियन संहिता में। जैसे बोला था कि विशेषाधिकार को समाप्त कर दो, कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुलीन वर्ग अलग जगह है और पादरी अलग है, जिस तरह से आम जनता है उसी तरह से क्या है सभी लोग। तो विशेषाधिकार को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बोला यातायात साधन को सुगम कर दो और सस्ता कर दो। जो यातायात, देखिएगा जब यातायात साधन अगर सुगम और सस्ता हो जाएगा, समझ में आया, तो यातायात साधन सुगम और सस्ता होगा तो देखिएगा महंगाई ऑटोमेटिक घट जाएगा। समझ में आया। जैसे यहाँ पे टमाटर 20 रुपया किलो है और दिल्ली में टमाटर कितना रुपया किलो है, 50 रुपया किलो है। तो हम सोचेंगे कि यहाँ का टमाटर जो 20 रुपया है हम दिल्ली में ले जाकर 50 रुपया बेचेंगे तो कितना रुपया नफा हो जाएगा, 30 रुपया नफा हो जाएगा। पता चले ले जाने में ही 35 रुपया लग गया बेचो तो 50 रुपया में 5 रुपया घाटे चल गया। समझ में आया। तो अगर हमारा आयात निर्यात या फिर यातायात साधन क्या रहे, सुगम रहे, 20 रुपया किलो यहाँ टमाटर है और दिल्ली में ले जाना मात्र हमको 5 रुपया खर्चा है, फिर भी हमारा 25 रुपया क्या हो जाएगा, नफा हो जाएगा, दुगुना का नफा हो रहा है। इसका मतलब अगर यातायात साधन को सुगम और सस्ता कर दिया जाए तो हमारा महंगाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ का 20 रुपया का टमाटर जब वहाँ पे पहुँचेगा तो 25 रुपया में पहुँचेगा। अब वहाँ पे 50 रुपया बिक रहा है और जब टमाटर बहुत ज़्यादा वहाँ मात्रा में पहुँच जाएगा तो ऑटोमेटिक दाम घट जाएगा, 40 रुपया आ जाएगा, 30 रुपया आ जाएगा। तो दिक्कत, तो महंगाई भी क्या कर दिया, कम कर दिया कि किसके वजह से, यातायात साधन को क्या करके, सुगम और सस्ता करके। तो दिक्कत। तीसरा नेपोलियन संहिता में क्या किया, बोला संचार व्यवस्था को अच्छा और सुगम कर दो। यानी ऐसा नहीं है कि संचार व्यवस्था सुगम रहेगा तो राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से फैलेगी। समझ में आया। अगर संचार व्यवस्था जैसे वहीं रेडियो वाला चाहे चिट्ठी लिखने वाला, पहले तो चिट्ठी लिखाता था, तो बोला चिट्ठी को एकदम 5G का स्पीड में भेजो, यहाँ चिट्ठी लिखा जाए जब पहुँच गया, ताकि अगला क्या कहना चाहता है तुरंत पता चल जाए कि हाँ फलाना व्यक्ति हमारे साथ मारा पीटी करने वाला है, ताकि वो तुरंत पहुँचे वहाँ पे। तो संचार व्यवस्था सुगम रहेगा तो हम लोग कल राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा। लोग तक क्या कर सकते हैं, राष्ट्रवाद की भावना को हम फूंक सकते हैं। इसलिए आर्थिक संचार व्यवस्था को भी क्या कर दिया, सुगम कर दिया। आर्थिक असमानता को दूर करने का क्या किया, प्रयास किया। आपको पता है कैसे आर्थिक असमानता सुगम हुआ, यातायात सुगम होगा तो क्या हो जाएगा, आर्थिक असमानता भी खत्म होगा। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसान के पास क्या आ गया, उनका जमीन आ गया। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया, सभी नागरिक जो है कानून के समान क्या है, समक्ष है, एक जैसे हैं। शिक्षा में सुधार लाया, किसमें, शिक्षा में। बोला जब आदमी शिक्षित रहेगा तो वो कहीं भी लड़ सकता है। देखिएगा शिक्षित व्यक्ति कभी नहीं कहीं पे झुकता है। समझ में आया। और सबसे ज़्यादा वो जिनको अपने कानून का समझ है। वकील सब पुलिस से कभी नहीं डरता है। समझ में आया। वकील पुलिस से कभी नहीं डरता क्योंकि उसको पता है कौन कौन सा चार्ज लगाएगा, हम ऑलरेडी उसका क्या है, मास्टर है। समझ में आया। अब आप मगरमच्छ को जाकर धमकी दीजिए कि उठाकर तुमको पानी में फेंक देंगे तो हंसेगा नहीं तो क्या रोएगा, हंसबे नहीं करेगा, फेंक दे हमारी जगह है, हम तो वहीं रहते हैं। और वकील को आप जाकर कानून सिखाइएगा, वो ऑलरेडी कानून पढ़ता है। तो पुलिस वगैरह से वकील वगैरह नहीं डरता है, देखिएगा। समझ में आया। तो ये शिक्षा को क्या कर दिया, सुधार कर दिया, ताकि सभी लोग अगर शिक्षित रहेंगे तो एक बात कोई बोलेंगे तो सभी लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और राष्ट्रवाद का भावना सभी तरफ क्या होगा, एक समान से प्रसारित। कोई दिक्कत है तो बताइए, नेपोलियन के द्वारा बढ़िया कार्य किया गया कि नहीं किया गया, किया गया। तो यह है नेपोलियन। कोई दिक्कत है। अब ये देखिए, अब राष्ट्रवाद में सहायक तत्व कौन कौन है। अब नेपोलियन कैसे राष्ट्रवाद को बढ़ा रहा है, ये देखिए। राष्ट्रवाद के सहायक तत्व, राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित सहायक तत्व है कौन कौन। पहला है कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग और सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावी का क्या होना, अत्यंत प्रभावी होना। यानी कुलीन वर्ग और सामंत और सामाजिक से आर्थिक रूप से क्या होना, प्रभावी होना। दूसरा है मध्यम वर्ग का उदय हो जाना। ये भी क्या है, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक है। मध्यम वर्ग जब उदय हुआ, लोग शिक्षित हुए, छोटे मोटे नौकरी करना शुरू किए, तब उनको समझ में आया कि हमारे भी क्या है, एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र के प्रति हमको भी क्या रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, समर्पित रहना पड़ेगा। तो दिक्कत है। तो और देखिए, नुक्कड़ नाटक, खेल, ड्रामा के जरिए क्या फैलाया जा रहा था, राष्ट्रवाद फैलाया जा रहा था। क्या फैलाया जा रहा था, राष्ट्रवाद। जैसे देखिएगा अभी भी कभी कभी 15 अगस्त अभी आया है या फिर कोई 5 सितंबर वगैरह आता है तो बच्चे क्या करते हैं, नाटक वगैरह करते हैं और नाटक वगैरह में दिखाते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए या फिर बाल विवाह नहीं करना चाहिए। भाषण देखिएगा बच्चा सब क्या करता है, एक्टिंग करता है और एक्टिंग करके ये दिखाना चाहता है कि बाल विवाह करने से क्या नुकसान है, दहेज लीजिएगा तो इसका क्या नुकसान है। तो इस तरह से समाज में क्या फैलाया जाता है, एक जागरूकता फैलाया जाता है। समझ में आया। उसी प्रकार राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए जगह जगह नुक्कड़ नाटक कौन करवा रहा था, ये सब
नेपोलियन, समझ में आया। और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रूमानीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमानीवाद। तो क्वेश्चन पूछता है कि रूमानीवाद किसे कहा जाता है, तो नुक्कड़ और नाटक के जरिए राष्ट्रवाद की भावना फैलाना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद, रूमानीवाद का कहा जाता है। क्या कहलाता है, रूमानीवाद। कोई दिक्कत है इसमें, आगे बढ़े। चलिए, बोल रहा है उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। नेपोलियन राजा बन गया है। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होते हैं, उदारवादी एक अलग विचारधारा के थे। वो लोग कहते थे कि आर्थिक रूप से समान होने चाहिए, माने जो अमीर है उसको थोड़ा गरीब कर दीजिए और जो गरीब है उसको क्या कर दीजिए, अमीर कर दीजिए, ताकि आर्थिक रूप से सभी लोग क्या हो जाए, समान हो जाए। समझ में आया। तो ये लोग जो उदारवादी राष्ट्रवाद होते थे, ये आर्थिक रूप से समानता पे क्या करते थे, बल देते थे। यानी अमीरी और गरीबी का भेदभाव को ही क्या कर देना चाहते थे, मिटा देना चाहते थे। तो ये लोग भी अपने जगह पे बढ़िया कार्य कर रहे थे। किसके शासनकाल में कर रहे हैं ये सब कार्य, नेपोलियन के शासनकाल में। लुई सोलवा का शासनकाल में करते तो इनको गिलोटिन पे चढ़वा देता ये भी कहता ही तो आर्थिक समानता लाना है, अभी तो तुमको बताते हैं। नेपोलियन इसलिए लोग कर भी ले रहे हैं क्योंकि नेपोलियन एक अच्छा राजा था, समझ में आया। वो सेनापति था, उसको गरीबी को झेल चुका था, वो देख चुका था कि गरीबी कितना खतरनाक होता है, समझ में आया। और जो गरीबी को झेल चुका है वो गरीबों के बारे में बढ़िया समझेगा, समझ में आया। डॉक्टर से अच्छा मरीज आपको बता देगा कि कितना पीड़ा होता है। डॉक्टर को क्या है, आएगा इधर से क्या है जी, मारो गोद पे चल जाएगा, समझ में आया। जबकि मरीज पूरा बढ़िया से बताएगा, बाबू ऐसे ऐसे पेट दर्द होता था, ऐसे दिमाग दर्द, ऐसे पूरा बढ़िया से बता देता है। तो डॉक्टर से अच्छा समझदार कौन होता है, मरीज होता है। तो अगर मरीज को आप डॉक्टर बना रहे हैं तो बढ़िया से इलाज करेगा वो, समझ में आया। तो नेपोलियन ऑलरेडी गरीबी को क्या कर चुका था, देख चुका था, इसलिए वो बढ़िया से अपना कार्य कर रहा है, समझ में आया। तो उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने में क्या दिया गया, बल दिया गया, ताकि गरीब आगे बढ़ जाएगा तो अमीरी और गरीबी का भेदभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उदारवादी राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत क्या क्या थे, ये लोग क्या चाहते थे, आखिर इनका सिद्धांत क्या था। तो ये लोग चाहते थे कि सामंती और पादरी और चर्च के हमेशा क्या करते थे, खिलाफ रहते थे कि ये सब सबसे ज़्यादा अफवाह फैलाता है। पादरी सब, समझ में आया। पादरी सब क्या अफवाह फैलाता है उस समय कि पृथ्वी क्या है, केंद्र में है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है बाद में पता चला कि सूर्य क्या है, केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, समझ में आया। ये सामंत लोग क्या करते थे, छीन लेते थे जब किसानों का जमीन। समाज में आर्थिक समानता लाने का क्या करते थे, लाना चाहते थे। निजी संपत्ति की सुरक्षा में बल देते थे, किसानों को जागरूक करते थे कि ये जमीन तुम्हारा, इस पर सामंत का अधिकार नहीं होना चाहिए। मुक्त व्यापार चाहते थे, बोलते थे कि सभी जगह व्यापार कैसा रहना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, जो आयात निर्यात करे उसको हटा दीजिए, समझ में आया। तो ये कैसा व्यापार चाहते थे, मुक्त व्यापार। और इस मुक्त व्यापार को करने के लिए जेलवराइन संस्था की क्या की गई, गठन की गई। तो पूछेगा जेलवराइन संस्था क्या है या जेलवराइन क्या है, तो जेलवराइन किसके लिए गठित किया गया, व्यापारियों के लिए गठित किया गया। अब ये जेलवराइन संस्था क्या थी, जो राजा होता था, कौन होता था, राजा। वो राजा क्या करता था, जगह जगह घूम के और सभी व्यापारियों से क्या करता था, टैक्स वसूलता था। यानी कि हर एक आपको व्यापारी के पास जाना है, जितना व्यापारी है सभी व्यापारी के पास जाइए और उसे क्या वसूलिए, टैक्स वसूलिए, समझ में आया। और राजा जो होता था वो सभी व्यापारी को अपने कंट्रोल में रखता था कि तुमको इसी के साथ व्यापार करना है, किसी और के साथ व्यापार किया तो इतना % टैक्स उनको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब बताइए, जो व्यापारी है तो उसको अच्छे से पता है कि हम किसके साथ व्यापार करेंगे तो हमारा ज़्यादा मुनाफा होगा। राजा को क्या पता है इसके बारे में। तो जेलवराइन संस्था राजा के पास गया, बोला महाराज आप ये जो व्यापारियों को अपने कंट्रोल में लिया है कि इसी के साथ व्यापार करना है, तुम्हारा माल इसी से बेचना है, किसी और से बेचेगा तो टैक्स बढ़ा देंगे। आपसे बढ़िया समझदार है क्योंकि आप राजा है, आपको नहीं पता है कि व्यापारी किस तरह से व्यापार करेगा। उसको व्यापारी को दिमाग ज़्यादा होता है, समझ में आया कि किस तरह से हम कहाँ पे व्यापार करेंगे तो हमारा मुनाफा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और आप उसको एक बंधन में बांध कर रखे हुए हैं और आपको मिल क्या रहा है, उससे कोई फायदा मिल रहा है, टैक्स नहीं मिल रहा है, उससे दुगुना टैक्स हम आपको व्यापारियों से वसूल कर ला के आपके दरवाजे पर चौंका देंगे। आप व्यापारियों को क्या कर दीजिए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए, ताकि वो व्यापार जिससे मर्जी उससे कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा तो आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, फायदा होने लगेगा। राजा बोला ठीक कर रहा है, जेलवराइन संस्था जो है बढ़िया बोल रहा है, बोला ठीक है हम क्या करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जेलवराइन एक व्यापारियों की संस्था थी जिसका गठन 1834 में किसने किया था, प्रसा ने किया था। जर्मनी का ही नाम क्या था, प्रसा। अभी आप लोग जर्मनी को ही क्या समझिए, प्रसा समझिए। बाद में आपको जर्मनी में ही प्रसा आता है, जैसे भारत में ही क्या आता है, बिहार आता है। तो पहले भारत हो गया था, पहले तो मगध साम्राज्य था, बाद में चलकर क्या बन गया, भारत बन गया। मगध साम्राज्य आपको बताए होंगे पूरा अफगानिस्तान तक था, आगे चलकर क्या बन गया, भारत बन गया। उसी प्रकार जर्मनी को अभी आप प्रसा ही समझिए, क्या समझना है, प्रसा। तो प्रसा ने किया था। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों का क्या करना था, रक्षा करना था। इस संस्था ने पूरे जर्मनी का आर्थिक रूप से क्या कर दिया, एक कर दिया। जब व्यापार बढ़ता है, आप देखिएगा जब व्यापार बढ़ता है तो सभी लोग एक दूसरे से बिल कराना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारा एक दूसरे से व्यापार खटका तो करोड़ों करोड़ों का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, समझ आया। तो जेलवराइन क्या था, एक जेलवराइन क्या था, व्यापारियों के हितों का रक्षा करने वाला एक क्या था, संस्था था।
इसमें इसका गठन कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। किसने किया था? प्रशा ने किया था। हो जाएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसलिए VVI है। क्या है? VVI मतलब भाग भरोसे आई। अरे बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो दिक्कत है। चलिए अब देखिए क्या होता है रूढ़िवाद का पुनर्स्थापना। जो नेपोलियन क्या बन गया? राजा। और जब राजा बना तो फ्रांस के अगल बगल क्षेत्र को क्या होने लगा? जीतने लगा। फ्रांस के अगल बगल क्षेत्रों को मार कर क्या कर दिया? रद्द कर दिया। बोला सब एक रहेंगे। क्या रहेंगे? एक रहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रांस, दिखाई दे रहा है? ये क्या है? फ्रांस। फ्रांस का राजा कौन बना है? नेपोलियन। कौन बना है? नेपोलियन। समझ में आया? नेपोलियन क्या बन गया? फ्रांस का राजा। और नेपोलियन कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था, सबको मार काट के कहा सब एक रहेंगे, एक फ्रांस का गठन होगा, एक झंडा रहेगा। फ्रांस का कितना झंडा? एक झंडा। कोई टीम 5 बतिया तो पहले उसको हम पीटेंगे, बाद में बतियाएंगे। समझ में आया? तो नेपोलियन पूरा फ्रांस को क्या कर दिया? एक कर दिया। इसके अलावा वो जर्मनी के साथ बोला कि जर्मनी भी फ्रांस में मिलेगा, इटली को बोला ये भी फ्रांस में मिलेगा। समझ में आया? इस तरह से सबके ऊपर क्या कर रहा था? धीरे धीरे चढ़ाई कर रहा था और सबको थूर पीट के रद्द कर दिया। समझ में आया? क्योंकि नेपोलियन बहुत ही ज़्यादा क्या था? शक्तिशाली राजा था। यह युद्ध जब भी लड़ता था उसका प्लानिंग करके लड़ता था। समझ में आया? और इसको लगा कि जब फ्रांस में इतना अच्छा कार्य किया तो फ्रांस के लोगों ने कहा कि राजा हो तो नेपोलियन के जैसा। समझ में आया? पूरा फ्रांस में क्या हो गया? हल्ला मच गया। अब इधर अगल बगल के लोग भी लगे अपना राजा शिकायत करने, तुम भी नेपोलियन जैसा कार्य करो, तुम भी नेपोलियन जैसा कार्य करो, नहीं तो हम लोग नेपोलियन को ही राजा बना देते हैं। तो नेपोलियन को क्या हो गया? इसका घमंड हो गया। समझ में हो गया? और जब भी अगर थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर घमंड आ गया, समझिए आपका बर्बादी वहीं से क्या हो गया? शुरू हो गया। नेपोलियन के अंदर घमंड आ गया कि भगवान लगता है फ्रांस का नहीं पूरे दुनिया का उद्धार करने के लिए हमको भेजा है, चलो अगल बगल का भी उद्धार करते हैं। समझ में आया? सेना लेकर जर्मनी पे चढ़ाई कर दिया और जर्मनी को थूर पीट कर रद्द कर दिया और कहा कि फ्रांस में रहेगा। अब वहाँ का जनता खुश है, नेपोलियन राजा बने, बहुत बढ़िया, फ्रांस में बढ़िया काम किया, जर्मनी में भी बढ़िया कार्य करेगा। समझ में आया? उसके बाद से इटली पर भी चढ़ाई कर दिया। इटली 300 छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था, सबको मार काट कर रद्द कर दिया। बोला चल सब मिलेगा फ्रांस में। समझ में आया? अलग अलग देश पर चढ़ाई करने के लिए क्या होता? चला गया और गया इधर किससे? यूनाइटेड किंगडम यानी UK में चढ़ाई करने के लिए, लंदन पे। इसको इंग्लैंड भी कहा जाता है। और इंग्लैंड पे गया चढ़ाई करने के लिए, बस इंग्लैंड यहीं को धो दिया। समझ में आया? और 2 जाकर रद्द कर दिया। वाटरलू का क्या है? वाटरलू। बेल्जियम में एक क्या है? यहाँ पे बेल्जियम है। बेल्जियम में एक वाटरलू का मैदान है जिसको यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा। जैसे भारत में पानीपत है, देखिएगा सब लड़ाई पानीपत है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, जितना लड़ाई हुआ है सब कहाँ हुआ है? पानीपत में। उसी प्रकार भारत का अखाड़ा किसे कहा जाता है? पानीपत को। उसी प्रकार यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? वाटरलू को। कहाँ को? वाटरलू को। वाटरलू कहाँ पे है? बेल्जियम में। तो बेल्जियम में वाटरलू में क्या हुआ? लड़ाई हुआ। कब? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड किसको धो दिया? फ्रांस को धो दिया। और फ्रांस का राजा कौन है? नेपोलियन। नेपोलियन वहाँ पे क्या कर दिया? सरेंडर बोल दिया। बोला हमसे ना हो पाएगा। समझ में आया? क्या बोल दिया? सरेंडर बोल दिया। कहाँ भाग गया जी? हाँ यहाँ पे। तो इसके वाटरलू का युद्ध, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वाटरलू का युद्ध। और उसके बाद से नेपोलियन जितना भी ये बढ़िया कार्य किया था, यानी जितना भी पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर और नए नए रीति रिवाज को अपनाया था, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पुनर्जागरण। क्या कहेंगे? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुराने रीति रिवाज को छोड़ दो और नए नए रीति रिवाज को क्या कर लो? अपना लो। जैसे पहले देखिएगा खल्ली पे लिखा जाता था, खली लेके अब ब्लैक बोर्ड पर बैटरी आता था, उसको पूछ के उसी से पेंट करते थे हम लोग और उसी पे पढ़ते थे लोग। समझ में आया? धीरे धीरे वो खत्म हो गया, मार्कर बोर्ड आ गया। मार्कर बोर्ड के बाद से आ गया डिजिटल बोर्ड। डिजिटल के बोर्ड के बाद से और कोई आ सकता है, हो सकता है कुछ बढ़िया आ जाए। और समझ में आया? तो देखिए पुराने परंपरा को छोड़कर हम नए नए परंपरा को क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पुनर्जागरण। क्या कहेंगे? पुनर्जागरण। तो बताइए पुनर्जागरण कौन लेकर आया था? नेपोलियन पुनर्जागरण लाया था कि नहीं लाया था? पुरानी परंपरा को छोड़कर बोला कि नया परंपरा रहेगा जिसे नेपोलियन संहिता कहेंगे। तो नया परंपरा लाया था कि नहीं लाया था? लाया था। लेकिन अब रूढ़िवाद का पुनर्स्थापना हो, क्योंकि नेपोलियन अब क्या होने वाला है? जाने वाला है। और जैसे नेपोलियन जाएगा सब लोग मिलकर कहेंगे नेपोलियन का मारो पहले चोटा को, भेजो यहाँ से सेंट हेलेना द्वीप पे। समझ में आया? भेज देगा उसको सेंट हेलेना द्वीप पे और नेपोलियन क्या हो जाएगा? चला जाएगा। और उसके बाद से इधर रूढ़िवाद का, यानी अब पुनर्जागरण को छोड़कर पुराने ही रीति रिवाज में तुम लोग पड़े रहो। जिस तरह से पुराना भट्टी चौक पे पढ़ाया जाता था, उसी तरह से तुम लोग भट्टी या चौक पे पढ़ो। डिजिटल बोर्ड को क्या कर दो? छोड़ दो। ऐसा कार्य फिर कराया जाएगा इस सबसे जबरदस्ती। क्या कोई चाहेगा कि हम रूढ़िवाद की तरफ जाए? नहीं, लेकिन जबरदस्ती कराया जाएगा। चलो देखते हैं ये कब हुआ? वाटरलू। वाटरलू का युद्ध हो गया कब? 18 जून 1815। 18 जून 1815 को क्या हो रहा है? वाटरलू का युद्ध हो जा रहा है। इस ईस्वी में लड़ा गया।
गया था। नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। नेपोलियन का युद्ध कैसा था? अंतिम युद्ध था, क्योंकि ये बेचारा इसमें हार जाएगा। युद्ध में एक तरफ देखिए कौन कौन था, फ्रांस था, एक तरफ कौन था? फ्रांस, और दूसरी तरफ देखिएगा रूस था, ब्रिटेन था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। ये बताइए कितना देश हो गया? 1 2 3 4 5 को देश मिलकर किससे लड़ रहा है? नेपोलियन से। जीत पाएगा? अरे भाई बेचारा कितना लड़ेगा, सेनापति कितना हूँ महान है, तो 5 को देश नहीं लड़ लेगा। समझ में आया? चारों तरफ से घेर कर इसको क्या कर दिया, सब लगा मारने। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। बोला हम आत्मसमर्पण करते हैं। समझ में आया? जब आत्मसमर्पण किया तो उसे क्या कर लिया गया? कैदी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया और उसको सेंट हेलेना नामक टापू पे क्या कर दिया गया? भेज दिया गया। साउथ अफ्रीका में जब आप जाइएगा तो इधर आपको मिलेगा सेंट हेलेना नामक क्या मिलेगा? एक द्वीप मिलेगा। उसी द्वीप पे जाकर क्या कर दिया गया? उसको भेज दिया गया। और वहाँ पे 1821 ईस्वी में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। 52 वर्ष की आयु में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 21 वर्ष की आयु में क्या बना था? राजा बना था। 1804 में राजा बना था। समझ में आया? समझ में? 1804 में क्या बना था? राजा बना था। लेकिन 21 वर्ष की आयु में राजनीति में क्या कर गया था? प्रवेश कर गया था। कोई दिक्कत है इसमें? और 52 वर्ष की आयु में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। बढ़िया काम किया था कि नहीं किया था? किया था। लेकिन बेचारा को क्या कर दिया? सब हरा दिया। अरे यो कूदने लगा। जब अहंकार आदमी के अंदर आता है, जब नाज मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुने कि नहीं? वही हाल इसके साथ हुआ। कुछ ज्यादा ही अहंकार में। अरे रावण का अहंकार तो ठीक में नहीं किया, तो ये आदमी कौन खेत का मूला? कौन खेत का मूली है? तो वियना संधि। अब देखिए 1815 में क्या हो गया? कौन युद्ध हार रहा है? फ्रांस। तो फ्रांस के साथ समझौता होगा कि नहीं होगा? होगा। ये समझौता हुआ था वियना में। कहाँ हुआ था? वियना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश था, आपको बताए हैं। यहाँ पे आपका फ्रांस है, दिखाई दे रहा है? फ्रांस, फ्रांस दिख रहा है। फ्रांस के जस्ट बगल में इधर आइएगा तो आपको इटली मिलेगा। समझ में आया? यहाँ पे आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑस्ट्रिया। और ये है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। तो ये है जर्मनी। ये कौन है? ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया। और ये है आपका फ्रांस। दिखाई दे रहा है ना? फ्रांस। तो फ्रांस में 1815 ईस्वी में क्या हुआ है? वाटरलू का युद्ध। और फ्रांस क्या हो गया? हार गया। और हार गया तो ये समझौता करने के लिए कहाँ गया है? ऑस्ट्रिया। कहाँ गया है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की ही राजधानी जिसका नाम क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। इसी वियना में क्या हो रहा है? संधि हो रहा है। क्या हो रहा है? संधि हो रहा है। इसी जब वियना में संधि होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वियना का संधि। क्या कहेंगे? वियना का संधि। यही संधि अगर फ्रांस के पेरिस में हुआ रहता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस का संधि। कोई जरूरत है? दिक्कत है? चलिए, तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में संधि हो रहा है। कौन सा संधि हो रहा है? वियना का संधि। कौन सा संधि होगा? वियना का संधि। चलिए वियना का संधि में चलते हैं। अब वियना का संधि में क्या होगा? जितना भी नियम कानून किसके द्वारा बनाया गया है? नेपोलियन के द्वारा। कहा जाएगा कि सबको क्या किया जाए? रद्द किया जाए। क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो क्या है? चांसलर। चांसलर का मतलब होता है राजा। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। और मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी आदमी था। उसका कहना था कि लोगों के ऊपर शासन करो लेकिन उनका भलाई मत करो। इतना छोटा शासक था ये। समझ में आया? लोगों से लूट लूट के खाओ लेकिन लोगों को मत दो। इतना छोटा शासक था, चोर था एक नंबर का। समझ में आया? तो वियना का संधि कहाँ हो रहा था? ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। तो इसका अध्यक्षता भी कौन करेगा? मेटरनिक ही करेगा। और मेटरनिक कभी चाहेगा कि बढ़िया बढ़िया काम हो? नहीं। तो वियना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था? तो वियना सम्मेलन का लक्ष्य था कि नेपोलियन के द्वारा जितना भी कार्य किया गया है सभी को क्या कर दो? खत्म कर दो। और रूढ़िवाद का पुनर्स्थापना कर दो। जितना नया नया कार्य किया गया है सबको खत्म करके, जिस तरह से पुराने जमाने के लोग रहते थे नेपोलियन से पहले, लुई 16वां के समय में, उसी तरह से फिर दोबारा क्या कर दो? स्थापित कर दो। कोई दिक्कत? तो वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को क्या कर देना था? समाप्त कर देना था। और क्या करना था? पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटी उसे दोहराया न जाए। क्योंकि 1789 में वो क्या किया था? फ्रांस की क्रांति हुई थी। और 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। इन सभी में कौन शामिल था? नेपोलियन। तो इस सभी में क्या कैसा कैसा काम हुआ होगा? बढ़िया बढ़िया काम हुआ होगा। इन सभी कार्य को क्या किया गया? कहा गया इसको अब दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। जो हो गया सो हो गया, दोबारा नहीं होगा। और कहा गया कि जो भी विकास के आंदोलन चलाया गया है सभी को दबा दीजिए, कोई विकास नहीं होगा। क्योंकि लोगों के ऊपर शासन करो लेकिन उनका भलाई मत करो। किसका कहना था? मेटरनिक का। वही मेटरनिक इसका वियना सम्मेलन करा रहा है। तो सब बोल रहा है, सब कौन बोल रहा है? मेटरनिक बोल रहा है कि यूरोप जैसी स्थिति में है उसे वैसी स्थिति में रहना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो ये वियना सम्मेलन का क्या था? लक्ष्य था। अब इसका उपलब्धियां क्या क्या रहा? कौन कौन उपलब्धि रहा? तो नेपोलियन के द्वारा जीता गया जितना भी क्षेत्र था, जर्मनी को मार के कुछ जीता था, इटली को मार के जीता था। समझ में आया? उन सभी क्षेत्र को क्या कर दिया गया? वापस कर दिया गया। बोला जिसका जिसका जो जो क्षेत्र जीता है सब ले जाओ, वापस ले जाओ। समझ में आया? सबको क्या कर दिया गया? वापस।
समझ आया? कितना मतलब मुश्किल, कितना मतलब दुख की बात है कि दो जैसे हाई है ऐसे लड़ाई कर ले और उसका कलम छीन ले और टीचर आता है चल उसका कलम वापस कर। इतना मेहनत से लड़ के वो जीती है, समझ में आया? उसका कलम उसको क्या कर दिया, वापस करा दिया। समझ में? उसी प्रकार ये जो नेपोलियन था अलग अलग जगह से क्या हुआ था, जीता हुआ क्षेत्र था और सबको क्या करा दिया, वापस करा दिया। कौन करा रहा है वापस, कौन करा रहा है, मेटरनिख। इटली को 300 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, खंडित कर दिया। बोला इटली ढेर फुदक रहा था, नेपोलियन का कुछ ज़्यादा, इटली नेपोलियन का कुछ ज़्यादा ही समर्थन कर रहा था। समझ में आया? सुनो बता रहे हैं, इटली नेपोलियन का समर्थन क्यों कर रहा था, क्योंकि इटली का एकीकरण में नेपोलियन का बहुत ज़्यादा योगदान था। समझ में आया? नेपोलियन इटली को क्या कर दिया, 33 छोटे छोटे टुकड़ों में लियाकर समर्पित कर दिया था, एकत्रित कर दिया था। 300 छोटा छोटा टुकड़ा है, उसको कितने टुकड़ा में लाया था, 33। समझ में आया? लेकिन जैसे मेटरनिख आया बोला इटली 300 छोटा छोटा टुकड़ा में, इसको फिर 300 भाग में तोड़ो। अब बताइए आपके परिवार को कोई अगर अलग अलग तोड़ देता, आपके परिवार पे कोई जाके कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि परिवार के लोग एक साथ नहीं है। 5 भाई अगर पांचों अलग हो जाए तो कौन आएगा, कोनो को मार के चल जाएगा, लेकिन पांचों एक साथ रहते तो नहीं कोई आके आंख उठा दे। समझ में आया? तो इटली को कितने भाग में तोड़ दिया, 300 भाग में। अब इटली कमजोर होगा कि मजबूत होगा, कमजोर हो जाएगा, कोई आएगा हमला करके भाग जाएगा। तो इटली को 300 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। कौन सा सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में। इटली को पोलैंड का एक भाग मिला। अंततः इस प्रकार प्रतिक्रियावादी शक्ति का क्या हो गया, विजय हो गया। इटली को पोलैंड का एक भाग क्या कर दिया गया, दे दिया गया। फ्रांस को 2 हिस्सा में बांट दिया गया। बोला ये नेपोलियन फ्रांस में ढेर कूद रहा था, पूरा दुनिया का ठेका लेकर बैठा, सबका एकीकरण कराएगा, फ्रांस को 2 भाग में बांटू। तो फ्रांस को 2 भाग में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया। बोला जितना युद्ध में खर्चा आया है सब फ्रांस भरेगा। समझ में आया? तो फ्रांस के ऊपर क्या लगाया गया, भारी जुर्माना लगाया गया। और फ्रांस में फिर राजा किसको बनाया गया, लुई 18वां को। किसको, लुई 18वां को। पहला राजा कौन था, लुई 16वां। फिर राजा कौन बना, नेपोलियन। और नेपोलियन के बाद राजा कौन बना, लुई 18वां। पहले कौन सा राजवंश था, बुर्बो राजवंश। और फिर लुई 18वां भी किस राजवंश का है, बुर्बो राजवंश। यानी बुर्बो राजवंश की पुनः क्या हो जा रही है, पुनर्स्थापना हो गई। लेकिन ये बुर्बो राजवंश का जो पुनर्स्थापना हुई, लुई 18वां अपने अब्बा के जैसा नहीं था। अब्बा मतलब समझते ना, दादा का जैसा। समझ में आया? अपने दादा का जैसा, उनका नाती था ही। समझ में आया? लुई 16वां का क्या था, नाती था कौन, लुई 18वां। समझ में आया? हाँ उनका पोता था वही। समझ में आया? तो उनका पोता था। लेकिन ये बढ़िया राजा था। ये कैसा राजा था, बढ़िया। लुई 18वां बढ़िया था, लुई 16वां जैसा ही खतरनाक नहीं था, क्योंकि इसके अंदर भय व्याप्त था कि हमारे जो दादाजी थे वो कैसा काम किया था, तो इनको गिलोटिन पे चढ़ा के मेहरारू सहित मार दिया था सब। मेहरारू समझते हैं ना, वाइफ को भोजपुरी में मेहरारू कहा जाता है। समझ आया? तो गिलोटिन पे चढ़ा के क्या कर दिया था, काट दिया था। मेरी अंतोने था लुई 16वां को जिस तरह से काटा था, अगर हम गलत सलत काम करेंगे तो हमको भी काट देगा सब। समझ में आया? लेकिन मेटरनिख किसके ऊपर बार बार दबाव बना रहा था, किसके ऊपर, लुई 18वां के ऊपर, कि तुमको जनता का भलाई नहीं करना है। लेकिन छोटा मेटरनिख का बात मानेंगे, जनता का भलाई नहीं करेंगे तो हमको डर लग रहा है कहीं दादाजी वाला कांड हमारे साथ ना हो जाए। समझ आया? अगर वैसा करते हैं तो मेटरनिख वाला नेपोलियन वाला कांड हमारे साथ ना हो जाए। तो ये 2 धारी तलवार से खेल रहा है। अगर नेपोलियन का बात माना, मतलब बोल रहे हैं, अगर मेटरनिख का बात माना तो इसका दादाजी वाला हाल हो जाएगा। अगर जनता का बात माना तो नेपोलियन वाला हाल हो जाएगा, फिर इसको भी सेंट हेलेना द्वीप पे भेज देगा सब। तो ये बेचारा क्या हो गया, डर गया था। लेकिन ये क्या था, ये मतलब सामंजस्य करके चलने वाला व्यक्ति था, मैंने दोनों तरफ से हाथ मिलजुल कर चलने वाला व्यक्ति था। तो मेटरनिख के पास जाता था, वहाँ पर भी हाँ जी सर जी सर जी सर कर देता था, और इधर जनता के सामने आके भी कहता था जी सर जी सर जी सर। यानी दोनों तरफ से मिला जुला के चलने वाला शासक कौन था, लुई 18वां था। तो लुई 18वां का प्रकृति आपको पता चल गया, कैसा राजा है, मिला जुला के चलने वाला। यानी बढ़िया भी नहीं है, खराब भी नहीं है, मतलब जनता के लिए तो खराब नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर डर है कि हमारे दादाजी के साथ क्या हुआ था। समझा? तो बढ़िया राजा था। कैसा राजा था, बढ़िया राजा था। अब मेटरनिख के आगे चलते हैं। देखिए ये चोट्टा है मेटरनिख, दिखाई दे रहा है, ये है चोट्टा मेटरनिख। देखिए मेटरनिख क्या था, मेटरनिख कौन था, क्वेश्चन पूछा हुआ है मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का ये क्या था, चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इसका कहना था कि लोगों के ऊपर शासन करो लेकिन उनका भलाई मत करो। कोई दिक्कत है? मेटरनिख काल भी देख लेते हैं। मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं, तो 1815 ईस्वी में वाटरलू का मैदान, वाटरलू का युद्ध कब हो रहा है, 1815 ईस्वी में। तो 1815 ईस्वी से लेके 1848 ईस्वी तक के समय को ही क्या कहा जाता है, मेटरनिख काल कहा जाता है। क्योंकि मेटरनिख फिर कब तक रहेगा, 1848 ईस्वी तक रहेगा। और जब फ्रांस में 1848 ईस्वी का क्रांति हो जाएगा तो मेटरनिख काल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ऑस्ट्रिया का क्या है, चांसलर है, ढेर कुदरा है, इसी के राजकुमार को मार देगा तो प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। समझ में आया? ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था क्या हो रहा था, ढेर कूद रहा था। मेटरनिख देख रहे हैं कंजी कंजी कर रहा है, फ्रांस में जाके कूद रहा है। समझ में आया? ऑस्ट्रिया का ही राजकुमार फर्डिनेंड का क्या कर देगा, सब मार देगा, उसी को पकड़ के घेर के मारे गिरो। लेकिन बढ़िया आदमी था फर्डिनेंड, बढ़िया आदमी था जिसको मार दिया। समझ में आया?
तो समय तक ही क्या काल को क्या कहा जाएगा? मेटरनिक काल। जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का, और घोर प्रतिक्रियावादी था। इसका कहना था प्रतिक्रिया था। इसका मूल मंत्र परिवर्तन में क्या था? बाधा पहुंचाना, यानी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने देना है। जैसे में कौन कौन परिवर्तन में बाधा पहुंचाना था? यूरोप में कोई बदलाव न हो, सभी जगह पुरानी व्यवस्था को क्या कर दो? लागू कर दो। शासन करो लेकिन किसी प्रकार का कोई बदलाव या विकास क्या हो? मत करने दो। प्रेस पर पाबंदी लगा दो। प्रेस का मतलब होता है कौन सी? मीडिया। जैसे आप लोग देखते हैं, नमस्कार, आज के न्यूज एंकर में आपका स्वागत है, मैं विश कन्या स्वागत करती हूँ आपका। आज देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, समझे? तो अभी देखिए, पहले न्यूज में एंकर आता था, अभी न्यूज में विश कन्या आती है, और दो तरफ दो नाक को बैठा कर लड़ाई, लड़ो लड़ो तुम लड़ो तुम लड़ो, इस तरह से देखिएगा मैक्सिमम लड़ाई झगड़ा होता है। और उसका कोई देखिए रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं निकलेगा, लास्ट में कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, सब कोई अपने अपने जगह पे चल जाएगा। और देखिए कि अभी स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो हमको लगता है कि अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक ले आप लोग देखते रहिए न्यूज ऐसे फलानवा न्यूज, कोई न्यूज समझ में आया? तब तक आप देखते रहिए फलानवा न्यूज, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? प्रचार आ जाएगा, और प्रचार आएगा तो जाकर महाराज ऐसे बोला जाता है, ऐसे नहीं लड़ा जाता है, जबान से लड़िए, आप थप्पड़ चला दिए, कोई बात हुआ? ऐसे पानी उनी पिलाओ जी इनको तो कैमरा के पीछे ही सब होता है, समझ में आया? तो पहले क्या आती थी सब एंकर, अभी विश कन्या आती है। तो वहीं प्रेस पर ये क्या लगा दिया? पाबंदी लगा दिया। और अगर प्रेस किसी के कंट्रोल में आ जाए तो क्या आपको सही न्यूज पता चल पाएगा? नहीं। तो पूरा न्यूज प्रेस पे पाबंदी लगा दिया। बोला कोई भी तुम लोग न्यूज वगैरह छापोगे, पेपर में कुछ भी छापोगे तो पहले हमसे दिखा लेना, उसके बाद से छापना। अगर हमारे खिलाफ होगा तो तुमको छापने ही नहीं देंगे। तो बताइए क्या लोगों के पास उनका कुछ गुप्त सूचना जा पाएगा? नहीं। समझ में आया? जितना ही सब घोटाला वगैरह हुआ, जैसे लालू यादव के राज में देखिएगा, चाहे कांग्रेस के राज में 5G घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, समझ में आया? और राफेल घोटाला, ये सब जितना ही मतलब जैसे घोटाला हुआ, मोदी जी के काल में भी कोई घोटाला हुआ है। तो ये सब घोटाला आखिर उजागर कौन किया है? मीडिया। अगर मीडिया उजागर नहीं किया रहता तो क्या जनता को कुछ पता चला रहता? नहीं। तो प्रेस पे पाबंदी लगा देंगे तो क्या कुछ भी घोटाला बाहर आ पाएगा? नहीं। देखिए कितना चालाक है कौन? मेटरनिक। प्रेस पे पाबंदी लगा दिया, बोला ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी समझ में आया? प्रेस पे लगा दिया पाबंदी, कोई न्यूज बाहर नहीं आएगा। कोई दिक्कत है? नुक्कड़ नाटक, भाषण, सामाजिक सभा पर क्या कर दिया? पाबंदी लगा दिया। बोला जो नुक्कड़ नाटक, जो रूमानीवाद फैला रहा था नेपोलियन, सब पर क्या लगा दो? पाबंदी लगा दो, कोई राष्ट्रवाद नहीं रहेगा। और स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया, क्योंकि देखिएगा मैक्सिमम जो क्रांति भड़कता है कहाँ से भड़कता है? स्कूल और कॉलेज से, क्योंकि टीचर ही सिखाता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही क्या हो रहा है, सही हो रहा है। और जब स्टूडेंट को पता चलेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो वो स्टूडेंट वहीं से भड़क जाएगा। तो वहाँ पे ये क्या लगा दिया? जासूस लगा दिया। और जौन टीचर पढ़ा रहा था कि तुम्हारा साथ कौन कर रहा है, मेटरनिक गलत कर रहा है, वो टीचर को फोन करता था, आओ हवेली पे आ जाओ हवेली पे, तुमको बताते हैं कौन गलत है कौन सही है। समझ में आया? तो कॉलेज और स्कूल में क्या लगा दिया? जासूस लगा दिया। और कोई इधर उधर गलत सलत कार्य करता था तो तुरंत कहाँ बुलाता था? हवेली पे। और फिर उसका पढ़ाई लिखाई सब निकालता था, ढेर पढ़ाने वाला टीचर बनाया तुम, आओ इधर समझ में आया? तो स्कूल और कॉलेज में क्या लगा दिया? पाबंदी लगा दिया। कौन? मेटरनिक। कितना घटिया शासक है, बढ़िया है कि घटिया है? घटिया है। लेकिन इसी में हमारे आ गए मेजनी। कौन आ गए? मेजनी। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेजनी कौन था।